टुडे विल स्टार्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम का मतलब ज़मीन से नीचे हमको जो तेल मिलता है जिसको क्रूड ऑयल कहा जाता है या पेट्रोलियम कहा जाता है वो। अब पेट्रोलियम जो है उससे हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो पेट्रोलियम इज़ नॉट पेट्रोल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि कोल और पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है। ठीक है, अब जो चीज़ें हमको नेचुरली मिलती हैं यानी कि जिनको बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं होता है, जैसे घर पे मम्मी सब्जी बनाती है, कुक करती है, तो कुकिंग करने में तो मम्मी का हाथ होता है ना, तो दैट इज़ नॉट नेचुरल। लेकिन वो सब्जी जो है वो तो नेचुरली उगती है ना भाई, तो दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स वी कैन से। या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, हवा, पानी, ये सब चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, मिनरल्स धरती के नीचे से, ये सब हमें नेचर ने दिया है, इसीलिए इसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। अब एक वो होते हैं इनऑग्जस्टिबल, दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल। अब आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हो, ठीक है, थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको फिर भरवाना पड़ता है हमें, ठीक है। घर में एलपीजी का सिलेंडर जो आता है गैस का, मम्मी खाना बनाती है, वो भी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप बचपन से, जब से आप पैदा हुए आज तक, आपकी मम्मी धूप में कपड़े सुखाती होगी आपके, ठीक है, धूप खत्म हो गई है अब तक? नहीं, धूप खत्म नहीं हुई है, तो क्या धूप आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई, ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, इनको बोला जाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और जो ख़त्म हो जाएंगे उनको कहा जाता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। आगे हम जानेंगे हमारा टॉपिक फॉसिल फ्यूल क्या होता है, मैं आपको वो बताऊंगा अभी, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो पृथ्वी के नीचे डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं प्लांट्स भी, ठीक है, इन सब के जो अवशेष ज़मीन के अंदर होते हैं इनको फॉसिल्स कहा जाता है। और ये जो पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब हमें इन्हीं से मिलता है, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसिल मतलब धरती के नीचे दबे हुए जानवरों की, पेड़ पौधों की लाशें बोल सकते हो, या जो प्राणी धरती के नीचे दब चुके हैं। ये 1 साल में नहीं बनता है, 2 साल में नहीं बनता है, 100 साल में नहीं बनता है, इसमें हजारों लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, तो इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। का मतलब होता है ईंधन, या फिर जिससे हम कोई चीज़, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ईंधन हुआ फ्यूल, गाड़ी के लिए डीजल भी ईंधन हुआ, गैस जो चलाते हो आप घर पे वो तुम्हारे कुकिंग गैस जो है वो तुम्हारे लिए ईंधन हुआ। तो एक तरह से फ्यूल जो हमें एनर्जी देता है, तो ये फ्यूल हमें मिलता है फॉसिल से, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। पहले हम जानेंगे फॉसिल फ्यूल में कोल के बारे में, कोयला, ठीक है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, तुमने कोल देखा होगा या इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। ये हार्ड होता है और काले रंग का होता है। किसने सफ़ेद रंग का देखा है? नहीं, काला ही होता है। ये कोल जो है ये एक फ्यूल है जो कि खाना बनाने के लिए पुराने समय में यूज होता था। अब तो खैर घर घर गैस आ गई है, लेकिन एक समय था जब हमें पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों की काफ़ी कमी थी, घरों में ईंधन जलाने के लिए हमको एलपीजी नहीं मिलती थी, इसलिए हम कोल का यूज़ करते थे, कोयले का यूज़ करते थे। और कोयला कैसे हमको मिलता था? कोयले की बोरियां लाके हमें रखनी पड़ती थी घरों में जलाने के लिए, ठीक है, या फिर लकड़ी जलाई जाती थी एटसेट्रा। तो कोयला जो है वो एक तरह का हमारे घरों में यूज़ होने वाला ईंधन है। कोयले से आपको पता है बिजली भी बनती है, और जो बिजली कोयले से बनती है उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और ये बिजली जहाँ पर बनती है उसको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। बिजली पावर प्लांट में बनती है, और जहाँ पर बिजली कोयले से बनाई जाती है उसको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी जो थी उस पर बहुत घना जंगल था, वेटलैंड था। वेटलैंड मतलब एकदम गीली जगह, दलदल बोल सकते हो आप एक तरह का। और नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे कि फ्लड आया,
ये जो बड़े बड़े फॉरेस्ट जंगल जो थे ये धरती के नीचे दब गए, और जब इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती रही, सॉइल उनके ऊपर परत जमती रही सॉइल की, तो जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहा, क्योंकि आपको पता है नीचे कोई दब जाए, ऊपर से मिट्टी डलती रहे तो धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। और उस हाई प्रेशर के कारण वो जो चीज़ें थी वो और गहरी 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 जाती गई, और गहरे होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। इससे डेड प्लांट्स जो थे वो बदल गए कोयले में। कोयला लकड़ी से बनता है, और जो डेड प्लांट जो कि धरती के नीचे दब गए थे बहुत प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, ये बदल गए कोयले में। सो कोल इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। एंड एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोयला जो होता है इसके अंदर मेन जो कंटेंट होता है वो कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब ये प्रोसेस जो है ना बहुत धीमा होता है, 2-4 दिन में नहीं होता है, हज़ारों साल लाखों साल लग जाते हैं। तो कार्बन का कोयले में बदलने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो डेड प्लांट्स हैं उनके कोयले में बदलने का जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है कार्बनाइजेशन। और ये वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों के रिमेन्स यानी कि अवशेषों से बनता है कोयला, इसीलिए कोयले को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फिगर 5.2, तो यहाँ पर आपको एक कोयले की माइन दिखाई देगी, कोल माइन। कोल माइन का मतलब जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो यहाँ पर कोल माइन आपको दिखाई दे रही होगी। जब कोयले को गर्म किया जाता है हवा में, कोल जलने लगता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, तो इसको जलाना ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। कोयला जो है इंडस्ट्रीज़ में भी भेजा जाता है, और इससे कुछ चीज़ें और भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कोक और कोल टार और कोल गैस, ये 3 प्रोडक्ट्स भी इससे बनते हैं। अब इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स जो हैं, पहला है कोक। तो कोक क्या होता है वो देखिए, कोक मैं पीने वाले कोक की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोका कोला हम पीते हैं, दिस इज़ नॉट दैट कोक। कोक जो है वो एक टफ, पोरस और काले रंग का ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोक क्या है? कार्बन की प्योर फॉर्म है। कोक का उपयोग कहाँ होता है? इसका स्टील बनाने में मदद मिलती है, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में मदद मिलती है। जो हमारे पृथ्वी के नीचे मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मिक्सचर से अलग करना पड़ता है, तो उसमें कोक का उपयोग किया जाता है। आगे है कोल टार। कोल टार जो है वो एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। ये मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंसेस का, यानी कि 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर ये लगभग होता है। और ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड फॉर एज starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। अब ये जो कोल टार होता है, कोल टार लगभग इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस होते हैं, और कोल टार से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसका उपयोग किया जाता है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इससे ही बनती हैं। इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। जो आप नैप्थलीन की बॉल्स यूज़ करते हो, पता है ना, फिनाइल की गोलियाँ वाइट कलर की, खाते हो गोलियाँ फिनाइल की, इसको हम नहीं खाते हैं, वो जो होते हैं उनको हम कपड़ों के अंदर रखते हैं ताकि कपड़ों के अंदर कीड़े मकोड़े ना लगें, गंदगी उसमें से बदबू ना आए। तो ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं ये भी आपको इसी से मिलती हैं, कोल टार से। ठीक है, अब अंतिम जो हमारा अगला टॉपिक है इस पेज का वो है कोल गैस। कोल गैस जो है वो जब हम कोयले से कोक बनाते हैं, कोयले से क्या बनाते हैं? कोक बनाते हैं, तब हमें कोल गैस मिलती है। कोल गैस का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम की बात करेंगे भी, हमने कोयला तो देख लिया, चैप्टर का पूरा नाम जो था कोल एंड पेट्रोलियम, तो हमने कोल आधा पार्ट पढ़ लिया, फिर पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पेट्रोल ही आता है। तो पेट्रोल जो है वो हम लोग गाड़ी में, स्कूटर में, कार में, ट्रक में, हर जगह पे उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक, ट्रैक्टर्स वगैरह, उसके अंदर हम डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, डीजल और पेट्रोल ये दोनों ही चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं।
और पेट्रोलियम वर्ड जो है, ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, यानी कि जो रॉक से निकाला जाता है तेल धरती के नीचे से, उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। समुद्र के अंदर जो प्राणी रहते थे ना, पेट्रोलियम उनसे बना है। कैसे? जैसे जैसे ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, इनकी बॉडीज सी के नीचे तल पे जाकर बैठ जाती हैं, जम जाती हैं इनकी डेड बॉडीज। फिर उसके ऊपर रेत मिट्टी जम जाती है। फिर मिलियंस यानी कि लाखों सालों के बाद पानी के अंदर हवा नहीं होती है, क्योंकि हवा तो बाहर होती है, हवा पानी के अंदर नहीं होती है। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के ना होने की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ जाता है नीचे, जैसे जैसे धरती के नीचे दबते रहते हैं, और प्रेशर बढ़ जाता है। इन सब के कारण ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, USA। दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1859 में खोदा गया था। और 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकुम इन असम। और असम के अंदर पहली बार 1867 में इंडिया में पेट्रोल मिला था, ऑयल। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। भारत के अंदर ज़्यादा पेट्रोल हमको नहीं मिलता है। असम में, गुजरात, मुंबई हाई यानी कि बॉम्बे हाई, बॉम्बे में एक जगह है जो कि समुद्र के अंदर से इसको निकाला जाता है तेल को, वहाँ पे, और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स में भी हमें मिलता है तेल। यानी कि भारत के अंदर पेट्रोल ज़्यादा, डीजल ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। अब पेट्रोलियम जो मिलता है उसको रिफाइन कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने बताया पेट्रोलियम मतलब ये नहीं कि कुआं हो घर पे पेट्रोलियम का, तो तेल निकाला, बाल्टी भर के गाड़ी में डाला और निकल लिए घूमने, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग कैसे होती है वो देखते हैं। पेट्रोलियम कैसा होता है? देखा है किसी ने पेट्रोलियम? नहीं देखा होगा। ये काले रंग का डार्क लिक्विड होता है, इसकी बदबू बहुत गंदी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है पता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा। अब इसको जो अलग किया जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पिक्चर भी दी गई है 5.5, अगले पेज पे देखिए आप, 5.5 पेज पे एक रिफाइनरी की पिक्चर दी गई है। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर ये बना है, उनको अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। रिफाइन करना समझ रहे हो? शुद्ध करना। अब इसको आप पेट्रोल का ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते हो, तो इसको शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है, इसको रिफाइनिंग कहते हैं। और इसको पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर पूरा किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर टेबल 5.1 देखोगे आप, इसके अंदर पेट्रोलियम और उसके उपयोग बताए गए हैं। यानी कि पेट्रोलियम से हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस, जिसको हम LPG बोलते हैं, इसका उपयोग घरों में होता है। पेट्रोल जिसका उपयोग हम अलग अलग गाड़ियों में करते हैं। कैरोसिन जिसका उपयोग हम स्टोव में, लैंप में करते हैं। डीजल गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, गाड़ियों पता है कैस्ट्रोल डलवाते हैं हम लोग, कैस्ट्रोल, इंजन ऑयल बोलते हैं जिसको हम, वो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर पैराफिन वैक्स जो है, इसका उपयोग होता है कैंडल में, वैसलीन में, और ऑइंटमेंट, दवाइयाँ बनाने में, ट्यूब्स। बिटुमेन का उपयोग होता है पेंट और रोड सरफेस, रोड का सरफेस बना है काला काला, रोड के ऊपर बिछाया जाता है, दैट इज बिटुमेन। हाँ, अब हमारा टॉपिक है अगला, नेचुरल गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना पाइप्स के द्वारा बहुत आसान है। देखो गैस जो होती है बहुत खतरनाक चीज़ होती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, क्योंकि उसको कहीं भी जरा सा भी अगर रोड पे गाड़ी चलती है, टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्म हो जाए और आग लग सकती है, कितना बड़ा धमाका हो सकता है, तो बहुत खतरनाक होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन नेचुरल गैस जो है इसको पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी का भेजा जा सकता है। अगर आपको यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हमें गांधीधाम तक एक सप्लाई करना है गैस, यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन बिछा दो, बस यहाँ से बटन खोलो, वाल्व खोलो, गैस उधर मिलने लगेगी। ठीक है। वहीं आपको अगर लेके जाना पड़े तो कितना रिस्क होता है, पहले यहाँ से टैंकर में भरो, फिर टैंकर रोड से लेके जाओ, तो रिस्क होता है ना। इसलिए रेलवे वो अगर हम पाइपलाइन बिछा दे तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ये महंगा पड़ता है थोड़ा, एक बार का खर्चा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। ठीक है। नेचुरल गैस जो है इसको हाई प्रेशर पे स्टोर रखना पड़ता है।
जिसको हम CNG कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG जो है इससे पावर यानी कि बिजली भी पैदा की जा सकती है। और आजकल बात की जाए तो CNG का उपयोग गाड़ियों के अंदर भी होता है। आपने देखा होगा गाड़ियों में CNG डाली जाती है बहुत जगहों पे, ग्रीन कलर का लेबल लगा होता है, तो वो CNG वाली गाड़ियाँ होती हैं। और CNG जो है वो प्रोड्यूस करती हैं कम पोल्यूशन, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं CNG। और ये क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्लीन साफ़ सुथरा फ्यूल माना जाता है। इसकी जो एडवांटेज है CNG की वो ये है कि इसको डायरेक्टली घरों में या फैक्ट्रियों में हम यूज़ कर सकते हैं पाइपलाइंस के द्वारा। जैसे आपके बाहर हमने कोई भी इंडस्ट्री के यूज़ के अंदर यूज़ करना है, बड़े बड़े शहरों के अंदर तो घरों में इसकी सप्लाई की जाती है। जैसे आपके घर में पानी आता है ना, वो पानी की पाइपलाइन आती है, या फिर जैसे बिजली सप्लाई की जाती है, वैसे आपके घरों के अंदर LPG CNG की पाइपलाइन दी जाती है। वाल होता है, वाल खोल के आप यूज़ करो, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपके घर में मीटर लगा होता है, उस मीटर से पता लग जाता है कि इस महीने आपने इतना यूज़ किया, उसका बिल आ जाता है। तो इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है घरों में भी और फैक्ट्रीज़ में भी थ्रू पाइप्स। ऐसी पाइपलाइन का नेटवर्क गुजरात के अंदर भी है, वडोदरा के अंदर खासकर, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है, और कुछ थोड़ी बहुत जगहों पे, हर जगह पर आजकल ये अवेलेबल नहीं है। नेचुरल गैस जो है इससे बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र भी आजकल बनाए जाते हैं, और इंडिया के पास नेचुरल गैस काफ़ी है। ठीक है, भारत में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पे भी ये पाई जाती है। अब हम बात करेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब आपने देखा होगा कि फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, ठीक है, ये एग्जॉस्टिबल है, इनकी ख़त्म हो जाएंगी एक दिन आने पे। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी? नहीं, एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए अगर हम सोचें कि ये फिर से बन जाएगी तो हमारी गलतफहमी है कि उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास इतना रिजर्व तो है नहीं कि हम इसको लाख साल तक वेट कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ 100 ईयर्स का है, लेकिन इसको बनने में तो लाखों साल लगते हैं। लेकिन अगर हमने इसको यूज़ कर लिया तो फिर लाखों साल तक हम इसको पाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कि इसको बनने में टाइम लगता है। और दूसरा, फ्यूल्स के जलने से, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके जलने से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए चिंता की बात है। तो इसलिए हमें इनका उपयोग तभी करना चाहिए जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो। लेकिन ये कहने की बातें हैं, हम इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। भारत के अंदर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं PCRA, वो लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए टिप्स देती है। क्या पहली टिप है, हमेशा एक ही स्पीड पे चलना चाहिए जहाँ तक हो सके। लोग क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा दिया, फिर स्पीड कम कर दिया, फिर स्पीड बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक स्पीड पे ज़्यादातर गाड़ी चलानी चाहिए। और अगर आप ट्रैफिक लाइट में फंस जाओ, यानी कि आपकी रेड लाइट हो जाती है कई बार सिग्नल, तो वहाँ पे आप गाड़ी बंद कर दो। और तीसरा, टायर प्रेशर, टायर के अंदर हवा बराबर होनी चाहिए। टायर के अंदर हवा कम होगी तो गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाएगी। चौथा, गाड़ी का मेंटेनेंस भी आपको रेगुलर रखना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। होपफुली आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दूसरे वीडियो में मैं देने वाला हूँ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।